अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे करिकुलम की गाइडलाइंस। तो इसमें एनाटॉमी में मैंने आपको जनरल एनाटॉमी बता दी थी। एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी रह गई थी। जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, उसमें से मेजर चंक आता है एमसीक्यू का आफ्टर जनरल एनाटॉमी। सबसे ज़्यादा जनरल एनाटॉमी में से, देन एम्ब्रियोलॉजी और फिर हिस्टोलॉजी। तो अभी हम एम्ब्रियोलॉजी की देखेंगे और जो मैं बता रही हूँ वो लैंगमैन से होगा। ये जो सारे एलोज हैं ये चैप्टर नंबर 2 में है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज ये या तो ट्राइसोमी यानी एडवर्ड सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम वगैरह हो सकती हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड, मिसाल के तौर पे लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये वाइवा और ओस्पी दोनों में बहुत ज्यादा आती हैं। इनकी पिक्चर्स आती हैं मेनली ओस्पी में। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोजेकिज्म ये बहुत ज्यादा आता है। आप इस पेज में से इन दो चीजों के अलावा बाकी चीजें छोड़ सकते हैं, बट इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये जो सारा है ये भी चैप्टर नंबर 2 में है। और एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ टेराटोमा। टेराटोमा ना एक ट्यूमर होता है और उसमें तीनों जर्म लाइंस के सेल्स होते हैं, यानी उसमें एक्टोडर्म के सेल भी होते हैं, एंडोडर्म के भी और मेसोडर्म के भी। इसमें से एमसीक्यू आता होता है। स्पर्मियोजेनेसिस वाइवा क्वेश्चन है। जिस टाइम हमारा वाइवा हुआ था उस टाइम भी इन्होंने हमसे पूछा था। प्रीनेटल और पोस्टनेटल जो ओजेनेसिस है ना, उसमें जो जो स्टेप्स हैं वो आने चाहिए, वो एमसीक्यू में मेनली पूछते हैं। एट बर्थ देयर इज नो, बर्थ के वक्त कोई भी ओगोनियम नहीं होता, ये एमसीक्यू आता है। सारे प्राइमरी ओ साइट्स होते हैं। ये जो जो चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं ये उसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। मैंने पेज नंबर इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि जो पेज नंबर है ना वो डिफरेंट एडिशंस में डिफरेंट है। इस तरह बच्चों को बजाय आसानी के और मुश्किल हो जाती है कि यहाँ पे और पेज नंबर बता रही हैं और बुक में और है। तो यहाँ पे जो चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी वो ये चार चीजें हैं। फंक्शनल एंड फंक्शन फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एक स्पेसिफिक टाइम होता है प्रेगनेंसी का जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन देता है। इट इज अप टू एंड ऑफ 4th मंथ। ये एमसीक्यू आता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन आता है हमारा प्लेसेंटा से। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन, मिटल शिमर्स पेन, ये वाइवा में पूछ लेते हैं। कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन ये फर्टिलाइजेशन के प्री रिक्विजिट हैं। ऐसे पूछे व्हाट आर प्री रिक्विजिट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी उससे पहले होना क्या जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन होना जरूरी है। ये वाइवा में पूछते हैं। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये वाइवा और एमसीक्यू दोनों में आ जाता है। ये सारे चैप्टर नंबर 3 में है और अभी तक ना ये वाइवा में पूछे गए हैं ना ही ये एमसीक्यू में आए हैं। एनाटॉमिकल बेसिस इनकी चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है और आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, वहां पॉइंट्स की फॉर्म में अच्छा लिखा होता है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये मैकेनिज्म्स हैं टू प्रिवेंट द स्टेरिलिटी। और इसमें से कोई भी नहीं आता ज्यादातर सवाल, ना एमसीक्यू में ना वाइवा में। ये जितनी भी बातें बताई हुई हैं एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इसमें बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो अगर फीटस में तो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाता है। और ये जो सारी चीजें हैं चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएंगी। कंट्रास्ट विला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी विला है, सेकेंडरी विला है, टर्शियरी विला है, स्टेम विला है, फ्री विला है, ब्रांचिंग विला है। तो ये सारी आपको पता है चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। अब ये देखो 3 के दरमियान ही 5 का एक टॉपिक ऐड किया हुआ है। ये जो येलो है ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में। यहाँ पे जो चीज आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी वो ये है एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से आता होता है। मोलर प्रेगनेंसी ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है। इसे कोरियो कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। और इसमें जो हमारे पास जो जीनोम होता है वो पैटर्नल होता है। और मोलर प्रेगनेंसी, मोल की दो टाइप्स होती हैं। ये आपको केएलएम में मिलेगी दो टाइप्स। ये स्नेल में नहीं लिखी हुई और किसी शॉर्ट बुक से भी मिल जाएगी। सारा कुछ केएलएम से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन आपकी बुक लैंग्वेज है, बट इसकी जो टाइप्स हैं वो दो केएलएम में अच्छी लिखी हुई, इसलिए मैंने आपको केएलएम का बता दिया। ये जो है टॉपिक की चैप्टर नंबर 4 में है और इसका नाम है डे 12, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। डे 12 और 13 पे स्टार्ट होती है। ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क बाइलैमिनर से बनती है, यानी एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट से आगे बन जाती है ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उसमें भी मेनली एपिब्लास्ट से बनती है। बाइलैमिनर है तो हम एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों का नाम लेंगे, बट
जो एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म है वो सिर्फ एपीब्लास्ट बनाती है, हाइपोब्लास्ट का उसमें कोई रोल नहीं, इसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ये आता होता है एमसीक्यू में भी और वाइवा में भी। सेक्टोकोक्सियल टेराटोमा, इसकी ऑस्टियम में पिक्चर आती होती है कि ये चीज क्या है और इसकी एनाटॉमिकल एम्ब्रोलॉजिकल बेसिस क्या है। नोटोकोड की फेट और नोटोकोड बॉडी एक्सेस कैसे बनाती है, चैप्टर नंबर 5 में भी मिल जाएगा, बट ये शॉर्ट बुक में भी है। जिनके सामने मैंने कुछ ना कुछ लिखा है ना, आपने वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 या शॉर्ट बुक से मिल जाएगा। सिरिनोमिलिया एक डिफेक्ट है, एनोमली है, इसकी पिक्चर आ सकती है और पूछा जा सकता है कि इसकी एम्ब्रोलॉजिकल बेसिस क्या है। इसका और नाम कॉर्डल डिजेंसिस और मरमेड सिंड्रोम भी है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनेनकेफेली और स्पाइना बाइफिडा, इनकी पिक्चर आती होती है ऑस्पी में, और इनको प्रिवेंट करते हैं विटामिन बी 9 से, फॉलिक एसिड से, ये भी पूछ लेते होते हैं। एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स, एंडोडर्म के, और फिर न्यूरल ट्यूब के डेरिवेटिव्स, ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस हैं और ये एमसीक्यू में भी आते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म वगैरह के डेरिवेटिव यूं आते हैं, ये सारे एंडोडर्म के दिए होते हैं, एक एक्टोडर्म का होता है, हमें बताना होता है कि एक्टोडर्म का कौन सा है। सोमाइट फॉर्मेशन एंड इट्स फेट। सोमाइट्स है कि स्क्लेरोडर्म, डर्माडर्म और मायोडर्म बनता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके आगे बाकी ब्लॉक्स में भी यूज होगा, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। वेस्कुलोजेंसिस ए, एंजियोजेंसिस, ये वाइवा में पूछते हैं बट इतना ज्यादा नहीं पूछते। ये फोल्डिंग जो है एक शॉर्ट बुक है, उसमें अच्छी लिखी हुई है कंट्रास्ट करके, तो आप वहां से करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ जर्मलर, इसका मैं भी आपको बता चुकी हूँ, ये चैप्टर नंबर 6 में है। एक्टोडर्म डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 में। एज डेवलपमेंट कैसे फाइंड करनी है, स्टेजिंग कैसे बतानी है, एम्ब्रियोनिक एज, गेस्टेशनल एज, ये चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में। ये टॉपिक आपने शॉर्ट बुक से करना है। और ये जो आईयूजीआर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये जो है आपको चैप्टर नंबर 8 में ब्लू बॉक्स में मिल जाएगा या फिर किसी शॉर्ट बुक से। चैप्टर नंबर 8 में ना ज्यादा चीजें हैं इम्पोर्टेंट, बट सारी इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें। प्लेसेंटा का जो मदर वाली साइड से पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जो फीटस वाली साइड से पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, इसकी फिगर्स इम्पोर्टेंट है, ट्विंस की जो टाइप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। प्री एक्लैम्प्सिया ये इम्पोर्टेंट है, ये एक ब्लू बॉक्स में मिलेगा, ये एमसीक्यू भी आता होता है और वाइवा भी। फिटल मेम्ब्रेन, ये भी चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 8 में कर लो या शॉर्ट बुक में कर लो। शॉर्ट बुक में हेडिंग्स बना के अच्छे से लिखी हुई है फिटल मेम्ब्रेन्स। लैंगमैन से भी पढ़ लेना, बट जो अगर आपने कोई शॉर्ट बुक रखनी हो साथ, उसे क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। ये सारा भी चैप्टर नंबर 8 से। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ लिया होगा। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, ये वाइवा में पूछ लेते होते हैं कभी कभार। अम्बिलिकल कॉर्ड और कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज, ये भी ब्लू बॉक्स में मिलेंगी। एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, इसकी जो वैल्यूज है ना कि इस मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी वैल्यू होती है, लाइक कब 450 मिलीलीटर्स होती है, कब 800 मिलीलीटर्स होती है, ये एमसीक्यू में आता है। डायग्नोस्टिक टेक्निक से चैप्टर नंबर 9 में है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस ये होता है कि हम एमनियोटिक फ्लूइड हम उसमें चेक करते हैं, उसको लेते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर उसमें डिफरेंट केमिकल्स की कंसंट्रेशन से हम बताते हैं कि चाइल्ड को, फीटस को कोई नॉर्मली क्यों नहीं। ओलिगोहाइड्रमनियस, पॉलीहाइड्रमनियस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं ये वाले, ये आपने अच्छे से करने हैं। एमनियोटिक बैंड्स, जब एमनियन टच होती है ना बेबी को कहीं, तो वहां पे एमनियन इटसेल्फ, तो वो वहां पे ना एम्पुटेशंस वगैरह कर देती है, कंस्ट्रिक्शन कर देती है, तो ये आता होता है सवाल। अम्बिलिकल, फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, ये भी वाइवा में पूछ लेते होते हैं। ये जो ट्विन्स, मैंने भी आपको बताया था कि ट्विन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियो में इनकी पिक्चर्स भी होती है कि ये कौन सा ट्विन है। जो कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं ना वो हमेशा मोनोजाइगोटिक होते हैं, ये अपने याद रखना, वो डाइजाइगोटिक नहीं होते। और कॉन्जॉइंट ट्विन्स की डिफरेंट टाइप्स है, वो ऑस्टियो में आती होती है मेनली। अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स, अल्फा फीटोप्रोटीन के जो लेवल्स होते हैं ना किसी किसी एनोमली में इंक्रीज होते हैं, किसी किसी में डिक्रीज होते हैं, तो जिसमें इंक्रीज होते हैं जिसमें डिक्रीज होते हैं तो आप अलग से लिख लें। ये जो हमारे पास टेक्निक्स है ना, प्रीनेटल डायग्नोसिस की टेक्निक्स, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, कॉर्डोज इंडिसेस, फीटल थेरापी, फीटोस्कोपी, ये आप एक टेबल बनाएं, उसमें लिखें किस मंथ में कौन कौन सी हो सकती है या किस वीक से पहले कौन कौन सी हो सकती है, वहां से एमसीक्यू आता है। हमारे टाइम पे आया था क्रॉनिक विलेज सैम्पलिंग, हम किस मंथ में कर सकते हैं या किस वीक में कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, फीटल थेरापी, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, क्रॉनिक विलेज सैम्पलिंग, इनका हर का अलग अलग मंथ है, अलग अलग टाइम है, तो वो आपने याद करना है ताकि आप एमसीक्यू में वीक्स ना कर दें। ये चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में लिखा हुआ है। ये जो एलोज हैं ये अपने शॉर्ट बुक से करने हैं। जो टेराटोजन्स हैं हर एक को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपके 9.1 टेबल में कवर हो जाएंगे। और 9.1 टेबल भी सारा नहीं करना बैठ के, उसमें ना कुछ कुछ जिस तरह
2-3 वायरस कर लो, 2-3 ड्रग्स कर लो, उनके आगे 2-3 डिफेक्ट्स कर लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है थैलिडोमाइड, वो लिम्फ की एनोमलीज करवाती है, और इसके अलावा जो है पूछा जाता है वो है रूबेला वायरस के डिफेक्ट्स, उससे फीटस को क्या क्या हो सकता है। ये दो इस बार भी यूएचएस ने वाइवा में पूछे हुए थे, तो ये दो अच्छे से करना, बाकियों को भी पढ़ लेना। ये चैप्टर नंबर 9 की ग्रीन हेडिंग में मेल मीडिएटेड टेररिज्म और प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, ये चैप्टर नंबर 9 के लास्ट ब्लू बॉक्स में, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थैलिडोमाइड और रूबेला वायरस है। बाकी एक्सप्लेन का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएगा, या फिर आप किसी शॉर्ट बुक से कर लें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।